हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और वेरी वार्म वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। माय नेम इज समता। और बच्चों, क्लास 6 में आपका चैप्टर चल रहा था गेटिंग टू नो योर प्लांट्स, यानी कि अपने पौधों को जानिए। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चैप्टर आपका मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसको आज हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स को अटेम्प्ट करेंगे। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड। बच्चों, क्लास 6 में आपका चैप्टर नंबर 7 है, पौधों को जानिए। पौधों को जानिए। इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा? आपने जो पढ़ा वो ये था कि पौधे जो हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक ना। तो क्या पढ़ा आपने? पौधों के प्रकार पढ़ा। पौधों के प्रकार के बारे में पढ़ा। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है आपका शाक, दूसरा प्रकार होता है आपका झाड़ी, और तीसरा प्रकार होता है बच्चों वृक्ष। किस आधार पे इसको अलग अलग किया गया? तने की संरचना के आधार पे और ऊंचाई के आधार पे इसको अलग किया गया कि तना उसका कैसा है और लंबा वो कितना है। उसके आधार पे 3 अलग अलग वर्गों में उसको विभाजित कर दिया गया। ठीक, शाक, झाड़ी और वृक्ष। पौधों के प्रकार आपने जाने। अब उसमें आपको मैंने ये बताया था कि शाक किसे कहते हैं, झाड़ी किसे कहते हैं, वृक्ष किसे कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स आपको, शाक का जैसे अगर पालक का पौधा है तो वो किस कैटेगरी में आएगा? शाक की कैटेगरी में आएगा। गुलाब का छोटा पौधा होता है तो वो कैसा? पेड़ के जैसा नहीं होता, तो गुलाब आपका झाड़ी की कैटेगरी में आता है। और वृक्ष की कैटेगरी में हर बड़ा पेड़ आता है, जैसे कि आपका आम हो गया, पीपल हो गया, बरगद हो गया, या और भी बहुत सारे बड़े बड़े पेड़। ठीक है। अब इसमें कुछ पौधों के प्रकार में कुछ और ऐसे पौधे होते हैं जो सीधे खड़े नहीं रह सकते, यानी कि उनको अपनी आपको चढ़ाना पड़ता है या तो रेंग करके चलते हैं, वो सीधे खड़े नहीं हो सकते। तो उनको क्या कहते हैं? जो पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते, जो पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते उनको हम कहते हैं लताएं। क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं लताएं। ठीक, तो लताएं भी कितने प्रकार की होती हैं? लताएं भी 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक तो आपका शाक, झाड़ी और वृक्ष। ये 3 कैटेगरीज के बाद फिर जो दूसरी कैटेगरी आती है पौधों की, वो हो गई आपकी लताएं, जिनको बेल कहते हैं हम लोग, लताएं। तो लताएं भी कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। एक तो होती है विसर्पी लताएं। अब शब्द पे ध्यान दो, विसर्पी शब्द आ रहा है, यानी कि जो सर्प की तरह रेंग करके जमीन पे जो लताएं चलती हैं वो विसर्पी लताएं कहलाती हैं। जैसे आपका तरबूज है, खरबूजा है, खीरा है, ये सारे जो है ये रेंग के चलने वाली लताएं हैं, तो ये विसर्पी लताओं की कैटेगरी में आ जाते हैं। फिर एक और लताएं होती हैं जो किसी का सहारा लेके ऊपर चढ़ सकती हैं, वो कैसी हैं? आरोही लताएं कहलाती हैं। जैसे आपका बोगनवेलिया का पेड़ है, आपका मनी प्लांट है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका। ये क्या है? मनी प्लांट, जिसके पान के आकार के पत्ते होते हैं। ये कैसी हैं? इनको कहते हैं आरोही लताएं, जो किसी सहारे के साथ चढ़ के ऊपर पहुंच जाती हैं। जिनको ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की जरूरत पड़ जाती है वो आरोही लताएं कहलाती हैं। ठीक, मैंने आपको पार्ट्स ऑफ प्लांट भी बताया था कि एक जो पौधा होता है उसके कितने भाग होते हैं। पौधों के प्रकार के बारे में आपने जाना। ठीक है, शाक, झाड़ी, वृक्ष होता है, और लताएं भी 2 प्रकार की होती हैं, विसर्पी लताएं और आरोही लताएं। ठीक है, अब पौधों के भाग। पौधों के भाग, पौधों के कितने भाग होते हैं ये आपको देखना है। तो पौधों के भाग क्या क्या होते हैं बच्चों? एक तो होता है पौधे का भाग जड़।
दूसरा पौधे का भाग होता है तना, तीसरा पौधे का भाग होता है पत्ती, जिनके बारे में, इन तीनों के बारे में आपको बहुत ब्रीफ में बताया गया है। जड़, इसके प्रकार मैंने आपको बताए कि मूसला जड़ होती है और झकड़ा जड़ होती है। कौन से होते हैं? मूसला जड़ और झकड़ा जड़। ठीक है, अब जड़ों का कार्य भी मैंने आपको बताया। कि नीचे से पानी पहुंचाने का काम, नीचे से पानी को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करती हैं? जड़ें करती हैं। याद करें, आपको वो एक्टिविटी के सहारे से बताया गया था कि दो गमले लीजिए, जिसमें से एक गमले में ऐसा पौधा लगाइए जो जड़ सहित है और दूसरे गमले में ऐसा पौधा लगाइए जिसकी जड़ आपने कट कर दी है। फिर देखिए 4-5 दिन उसको पानी देके, हर प्रकार की उसकी सेवा करके कि कौन सा पौधा आगे पनपता है और कौन सा नहीं पनपता। बिना जड़ वाला पौधा आगे पनपेगा नहीं। तना के बारे में हमने बात करी थी कि तना किस तरीके से अपने आप को रूपांतरित करता है। तो तने के कार्य आपको बताए गए थे। तने के कार्य और इसके रूपांतरण के बारे में भी मैंने आपको बताया कि तना किस तरह से अपने आप को रूपांतरित कर लेता है। ठीक, फिर मैंने आपको पत्ती के कार्य के बारे में भी बताया और आपको पत्ती के कार्य के बारे में बताया कि किस तरह से भोजन बनाने में पत्ती का योगदान है, किस तरह से इसमें प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है और उससे भोजन बनता है। तो और पत्ती की संरचना के बारे में भी आपको अच्छे से बताया। पत्ती की संरचना के बारे में भी आपको अच्छे से बताया। पत्ती की संरचना भी बताई। ठीक, ये चीज आपने पढ़ी। ठीक है, तने के कार्य के बारे में जाना, तने की और पत्ती के कार्य, पत्ती की संरचना के बारे में जाना आपने, शिराविन्यास के बारे में जाना। और क्या जाना आपने बच्चों? आपने शिराविन्यास के बारे में भी जाना कि पत्तियों में किस तरह से शिरा विन्यास पाया जाता है और शिरा विन्यास को देख करके आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि जड़ किस प्रकार की होगी, है ना, वो भी मैंने आपको बताया। ठीक है, और इस चैप्टर में और आपको क्या बताया गया है बच्चों? जड़, तना, पत्ती के बारे में आपको बताया गया और आपको बताया गया है फूल के बारे में और थोड़ा सा फल के बारे में भी। चौथा पार्ट आपको बताया गया फूल के बारे में और पांचवा आपको मैंने बताया फल के बारे में कि किसी भी फूल में जो अंडाशय होता है, जो ओवरी होती है, वही फल के रूप में बदल जाती है। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे बच्चों हो जाता है कंप्लीट। कुछ एक्टिविटीज भी मैंने आपको बताई थी जो आप अगर करेंगे घर में तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब एक हम जस्ट समझ लेंगे कि किसी भी फूल में कितने भाग होते हैं। फूल के भाग के बारे में जानेंगे। फूल में होते हैं बच्चों बाह्य दल, ठीक, और क्या होता है? दल, और क्या होता है? पुंकेसर और स्त्री केसर। पुंकेसर और स्त्री केसर 4 भाग होते हैं। ठीक है, अब इन चारों भागों के बारे में, बाह्य दल किसे कहते हैं? बाह्य दल किसे कहते हैं? पुष्प को जो ढकने वाला बाहरी भाग होता है उसे हम बाह्य दल कहते हैं। ठीक है, मूसला जड़ किसे कहते हैं? अगर पूछा जाए तो पौधे की जो मुख्य जड़ होती है वो मूसला जड़ कहलाती है। ठीक है, यदि पूछा जाए कि शिरा किसे कहते हैं तो पत्तियों की, जो पौधों की पत्तियां होती हैं, पत्तियों में जो रेखित संरचना होती है, जो लाइनिंग्स दिखाई पड़ती हैं बाहर से, वो शिरा कहलाती हैं। अब शिरा विन्यास किसे कहते हैं? वेनेशन किसे कहते हैं?
पत्तियों में जो शिराओं का प्रतिरूप होता है, शिराओं का जो डिजाइन है, वही शिरा विन्यास कहलाता है। ठीक है, हम दल किसे कहते हैं? दल को ही हम पंखुड़ियां कहते हैं। तो पंखुड़ियां जब बोल रही हूँ मैं, तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा कि पंखुड़ियां किसे कहते हैं। लेकिन जब किताब की भाषा की बात करें हम, तो दल किसे कहते हैं? खिले हुए पुष्प के जो सबसे चटकीला, सबसे रंगीन भाग होगा, सबसे सुंदर भाग होगा, वो पंखुड़ियां कहलाता है। ठीक, शाक किसे कहते हैं? हरे और कोमल तने वाले जो पौधे होते हैं वो शाक कहलाते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि बीजांड किसे कहते हैं। एक मेन हम जानेंगे बच्चों कि बीजांड किसे कहते हैं। बीजांड किसे कहते हैं? ठीक है, तो जो पुष्प के अंडाशय में पुष्प के अंडाशय में छोटी 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 गोल संरचनाओं को बीजांड कहते हैं। ठीक है, अब और सारी चीजें, कुछ और चीजें थी, जैसे एक और कठिन शब्द था जिसके बारे में आपको जानना था, वो क्या था? एक शब्द था वाष्पोत्सर्जन। एक शब्द क्या था? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन, इसका क्या मतलब था? वाष्पोत्सर्जन का मतलब था कि पत्तियां जिस प्रक्रिया के द्वारा जिस क्रिया के द्वारा एक्सेस जल को, यानी जो एक्स्ट्रा उनके पास जल है, उस जल वाष्प को वायु में निष्कासित करती हैं, क्या कहलाती हैं? वायु में निष्कासित करती हैं। क्या कहलाती है ये प्रक्रिया? ये प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, तो अब इस चैप्टर का जो सारांश है वो क्या है बच्चों? जो समरी है चैप्टर की वो क्या है कि ध्यान से सुनेंगे आप। अधिकतर पौधों का जो वर्गीकरण है उनकी ऊंचाई, तने और शाखाओं के आधार पर शाक, झाड़ी और वृक्ष में किया जाता है।
तने पर पत्तियां होती हैं, पुष्प होते हैं और फल होता है। अधिकतर जो पत्तियां होती हैं उसमें लैमिना होता है, पर्णवृंत होता है और पर्णफलक होता है। पत्ती में जो शिराओं का डिजाइन है, प्रतिरूप है, वो शिरा विन्यास कहलाता है, जो आपका जालिका रूपी भी हो सकता है, रेटिकुलेट भी, और आपका समानांतर भी हो सकता है। यानी कि पत्तियां जो हैं वो वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा क्या करती हैं, जल वाष्प को वायु में निष्कासित करती हैं, जो आपको मैंने यहाँ पे बताया। हरी पत्तियां सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या करती हैं, हरी पत्तियां सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाती हैं। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किस प्रक्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा, जिसको आप इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाती हैं। ठीक, और जड़ें जो हैं वो मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं और पौधे को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखने का काम करती हैं। ठीक, जड़ें दो प्रकार की होती हैं, आप सबको मैंने बताया कि जड़ें जो है वो मूसला जड़ें भी होती हैं और रेशेदार जड़ होती है। शिरा विन्यास कितने प्रकार का होता है, शिरा विन्यास बच्चों दो प्रकार का होता है। शिरा विन्यास कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक तो होता है जालिका रूपी यानी कि रेटिकुलेट वेनेशन, और दूसरा होता है पैरेलल वेनेशन, समांतर शिरा विन्यास यानी कि पैरेलल वेनेशन। समांतर शिरा विन्यास यानी कि पैरेलल वेनेशन। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हो गई आपको। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। अब ये आप अंदाजा लगाएंगे, ये कुछ होमवर्क है जो आप खुद करेंगे। क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी, आंसर्स आपको खुद से करने हैं। ठीक है, तो होमवर्क दूंगी। आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा, प्रश्न आपका पहला होगा कि पौधे में तने का क्या कार्य है। पौधे में तने का क्या कार्य है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, दूसरा क्वेश्चन करेंगे कि निम्न में से किन पत्तियों में जालिका रूपी शिलाविन्यास पाया जाता है। निम्न में से किन पत्तियों में जालिका रूपी शिलाविन्यास पाया जाता है। पत्तियों का नाम लिखेंगे,
गेहूं, तुलसी, और मक्का, घास, धनिया। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इन सब के पत्तों को देखना पड़ेगा, तभी आप अंदाजा लगा पाएंगे कि इसमें जालिका रूपी शिराविन्यास किसमें पाया जाता है और किसमें समांतर शिराविन्यास पाया जाता है। अब देखो, गेहूं की पत्तियां हो सकता है आपको ना देखने को मिले, जो गांव के बच्चे हैं वो देख सकते हैं, गेहूं की हो सकता है शहर के बच्चे ना देख पाए। तो तुलसी की पत्ती आप इजीली देख सकते हैं क्योंकि वो सबके घरों में होती है। मक्का की पत्ती भी कोई जरूरी नहीं है कि आपको देखने को मिले। घास आप हर जगह पे देखते हैं, घास आप देख सकते हैं। धनिया की पत्ती आप देख सकते हैं और गुड़हल की पत्ती भी इजीली अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हैं। तो जो पत्तियां आप इजीली देख सकते हैं, यही एक टिप है कि वो आप जो आप इजीली देख पाते हैं उन्हीं में आपको जालिका रूपी शिराविन्यास मिलेगा। ठीक है, जो पत्तियां आपको इजीली देखने को नहीं मिलती हैं उनमें जालिका रूपी शिराविन्यास नहीं पाया जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे और उसके बाद फिर लिखेंगे कि कौन सी पत्ती में जालिका रूपी शिराविन्यास पाया जाता है और कौन सी पत्ती में आपका समांतर शिराविन्यास पाया जाता है। ठीक है, पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखिए, वो एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं। क्वेश्चन 3, पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। ठीक है, तो कौन कौन से भाग हैं? फूल के भाग हैं। आंसर लिखेंगे हम। फूल के भाग कौन कौन से हैं? मैं आपको चार्ट की तरह बनानी हूं, आप उसको नंबरिंग करके लिखिएगा। बाह्य दल, जिसको सेपल कहते हैं इंग्लिश में। फिर आपका पंखुड़ियां या दल, जिनको आप पेटल्स कहते हैं। उसके बाद क्या आता है बच्चों? उसके बाद आता है पुंकेसर, जिसे आप एंड्रोशियम कहते हैं, और स्त्री केसर, जिसे आप गायनीशियम कहते हैं, जो आपका मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसी भी फ्लावर का। ठीक है, अब इसमें पुंकेसर के भी कई भाग होते हैं, स्त्री केसर के भी कई भाग होते हैं। तो पहला भाग हो गया बाह्य दल, दूसरा भाग हो गया पंखुड़ियां, तीसरा भाग हो गया पुंकेसर और चौथा भाग हो गया स्त्री केसर। अब पुंकेसर के कितने भाग हैं और स्त्री केसर के कितने भाग हैं वो भी आप नोट कर लेंगे। तो पुंकेसर के कितने भाग हैं? पुंकेसर के भाग हैं बच्चों, एक तो होता है पराग कोश, जिसे एंथर कहते हैं, पराग कोश जिसको एंथर कहते हैं, और दूसरा होता है तंतु, जिसे फिलामेंट कहते हैं। अब इसका चित्र कैसे बनाएंगे? इसको चित्र भी बना लेंगे ताकि आप भूलें नहीं कभी। किस तरीके का चित्र होता है इसका? कुछ इस तरीके का चित्र होता है। ठीक है, ये हो गया पराग कोश और ये हो गया तंतु। ठीक है, इसके बाद आपका आता है बच्चों स्त्री केसर के भाग।
स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं? 3 मेन भाग होते हैं। ठीक है, स्त्री केसर के 3 मेन भाग होते हैं। बीच में मार्जिन डाल देंगे ताकि कंफ्यूज ना हो आप लोग। क्या क्या होता है? आपका होता है वर्तिका, आपका होता है वर्तिकाग्र, और क्या होता है? अंडाशय। उसको आप इंग्लिश वाले बच्चे SSO से भी लर्न कर सकते हैं, स्टाइल सिग्मा ओवरी। ठीक है, तो इसका चित्र बनाएंगे, इसका चित्र बनाना सीख लेंगे क्योंकि बुक में वो आपके दिया ही हुआ है इस तरीके से। और यहाँ पे इसके अंदर बीजांड पाए जाते हैं। GIC बानबागर बच्चों, GIC बानबागर क्लास 6 आपको समझ में आया? यस बेटा, कैसे हो आप सभी? सामने आओ बेटा, सामने आओ, सामने आओ, माइक लेके सामने आओ। आपका क्या नाम है? गजेंद्र। गजेंद्र। जो मैम ने पढ़ाया वो आपको समझ में आया बेटा? जी। समझ में आया। फूल के कितने भाग होते हैं ये आप समझ गए? तो बताओ जरा, फूल के कितने भाग होते हैं? 4। समझ में 4 भाग होते हैं। अरे वाह। सबसे बाहरी भाग का क्या नाम है? बाहुदल। बाह्य दल, और उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेपल्स भी कहते हैं। ठीक है, उसको इंग्लिश में सेपल्स भी कहते हैं। दोनों तरीके से आप लोग समझने का धीरे धीरे कोशिश करो। ठीक है, उसके अंदर जो सबसे चटकीला रंगीन भाग होता है उसको क्या कहते हैं? पंखुड़ियां। पंखुड़ियां, पेटल्स, पेटल्स कहते हैं, पंखुड़ियां। ठीक है, अब देखो, आप सब लोग घर जाना और एक गुड़हल का फूल लेके देखना। ठीक है, आप गुड़हल का फूल देखना और उसमें अलग अलग फूलों को देखो। सारे अलग अलग फूलों में बाह्य दल की संख्या अलग होगी, पंखुड़ियां किसी में बहुत ज्यादा होती हैं, किसी में कम होती हैं, सारे फूल अलग अलग रंग के होते हैं, है ना। उसमें आप जब उन फूलों को तोड़ के देखोगे तो आपको स्त्री केसर और पुंकेसर भी दिखाई पड़ेगा, है ना। तो मन लगा के पढ़ते रहो, ध्यान से पढ़ते रहो, और कुछ समझ में ना आने पर पूछा जरूर करो, है ना। आप लोग पूछोगे तो समझ में आएगा कि क्या आपको समझ में आया और क्या नहीं समझ में आया। चलो बेटा बैठ जाओ। थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।